हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसका हम आज ही कवर कर लेंगे सारा। ठीक है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग, ये सारे आपको टॉपिक आज मिलेंगे। सारे के सारे हम यहाँ पे कंप्लीट जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पता है कि ये जो मैं सीरीज़ लेके आई हूँ इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको कुछ बचता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी भी करवाया है। ठीक है, थ्योरी भी करवाया है, वो थ्योरी आप जाके ज़रूर देखिएगा। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका बीपीएससी का टॉपिक है, वो बीपीएससी का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी करवाया है। तो वो जाके आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों आप कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आपका बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पर मिल पाएंगे। और जिन्हों भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लाइक से। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन। तो सबसे बेहतर जो तैयारी होती है वो होती है थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो थ्योरी हमने आपको कंप्लीट कराया है इसका, अब एमसीक्यू की बारी है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर तरीके से हम इसको और समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे किसी के बारे में कहा गया है। यहाँ पे उपलब्धियाँ यहाँ पे बताई गई हैं कि 18 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक किया, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने तथा सुधारक के सह संपादक। अब यहीं से आप जो है आंसर समझ गए होंगे। सुधारक के सह संपादक कौन थे? 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री भी रहे। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे टाइप करके जल्दी से बता दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको भी याद रहेगा और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन से जो है क्लास में मज़ा आता है। और देखिए यहाँ पे 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री रहे, 31 वर्ष की आयु में उन्होंने रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह भी बने, और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक रहे, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक रहे, और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। अब तो आप डेफिनेटली अच्छे से इसका आंसर जान गए होंगे कि महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो ये सारी जो आपकी उपलब्धियां हैं ये किसकी हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत ही मज़ेदार था और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनके बारे में बता दी गई एक ही क्वेश्चन में। तो प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपको भी याद होता रहे। और यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको सारे टॉपिक आज ही कवर हो जाएंगे जितनी मैंने आपको बताई। बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग, ये 5 आपके टॉपिक। ठीक है, ये सारे आपके जो है 6 टॉपिक ऑलरेडी आपके कवर हो जाएंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको देख लीजिए एक बार, इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, फिर से रिवीजन हो जाएंगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ? 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वे रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा यानी कि डेक्कन इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए। उनकी पूरी जीवनी एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक रहे, फिर प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने देखा, फिर पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के नियुक्त वेल्बी आयोग, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। और 1902 में वह बम्बई के संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वे सच्चे उदारवादी थे, और उदारवादी नेता में भी ये आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार
राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों के लिए नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। तो ये जो है, यही सब कारण से महात्मा जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, अब ये बात बतानी है आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन किसमें अध्यक्षता कब की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। 1905 में हमने देखा है। ठीक है, बनारस अधिवेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बहुत ही अच्छे से सही हो जाएगा और पूरा आपको याद हो जाएगा। तसल्ली से सारे क्वेश्चंस का हल कीजिए खुद से। ठीक है, तो ये हमने देखा बनारस अधिवेशन, जहाँ पे इन्होंने 1905 में ही बनारस का अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब आगे यहाँ बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो बोलो, अब इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि नहीं। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताना है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। अब यहाँ पे 1906 की बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने की थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने 1906 में अध्यक्षता की थी और 1905 में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में भी जान लीजिए। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और जहाँ पे पार्टी के विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था। लेकिन 1907 में फिर से विभाजन हो ही जाता है, जो हमने जो है देखा है कई बार, इसके बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, सूरत अधिवेशन आपको याद होगा। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह यह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और यह साहचर्य के सदा बने रहने से अभिरुचि रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो ये सभी बात हमने बहुत ही अच्छे से अपने जो है यहाँ पे किया है। बहुत बार थ्योरी क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो तब होगा ना जब क्वेश्चन आपका सही होगा, क्योंकि स्वराज जो है उन्होंने 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रस्ताव मांगा था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत है ना। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये याद रखेंगे। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और 1906 जो है इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बताना है यहाँ पे स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट देखना है, इससे आपको सारे क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये एक प्रैक्टिस क्लास है और इतनी बार आपको क्वेश्चन में चीज़ें कराई जाएंगी कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? अब क्या इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं? बताइए, इतना ईजी हो गया अभी आपके लिए। कलकत्ता अधिवेशन 1906। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात हमने कर ही ली है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, एस.सी. बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसमें किया था? जो उन्होंने अपना एक कथन कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये उसी समय की बात है। और हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु विकल्प में तिलक थे, इसीलिए इनकी इस पंक्ति से तिलक को आंसर लगाया गया है। लेकिन अगर दयानंद सरस्वती ऑप्शन में होते तो उनको भी ऑप्शन में माना जाता। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ना है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी बताएंगे। पंजाब केसरी नहीं, गुजरात रत्न भी नहीं, गुरुदेव भी नहीं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है।
1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल नेता के फिन्सबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे पहले भारतीय, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886 में, 1893 में और 1906 में ये अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे। तो ये भी आपका जो है पंक्ति में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वीसी चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा है कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। तो ये सारी बातें इनके बारे में कही गई। ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती? क्या ये आंसर बताइए? इसका आंसर आप नहीं दे सकते, बताइए कितना ईजी है ये अब आपके लिए। गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी, कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन ना दूसरे क्वेश्चन से कनेक्टेड है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको। चलिए बताना है यहाँ पे, इनमें से किसे द ग्रेट ऑफ ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो अब तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको ये पता चल गया है। बताइए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है? अब इनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। चलिए बताएंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक इन्हीं की है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। आपको यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है? तो ये सही है। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट चुने गए। ये तो क्वेश्चन सही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए, जीते थे पहले यही थे, लेकिन अनुदार नहीं बल्कि उदारवादी पार्टी, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ईजिली लगा पाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए लिबरल पार्टी से थे वो, उदारवादी पार्टी से थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन सही है? गलत है, सॉरी, असत्य पूछा जा रहा है। तो वह पहले भारतीय थे जो NS एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए, ये तो सही है। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के निर्वाचित किया गया इनको, ये भी सही है। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गफ्तार का आरंभ किया, ये भी सही है। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। पत्रिका है ये इनका गुजराती, ठीक है। इसके बाद जब ये 3 नहीं है तो ऑब्वियसली आपका 4 ही गलत होगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? तो इन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर में आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब वही सही होगा, ये गलत ही पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अब क्या इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं? इतनी बार आपने इसको पढ़ लिया है कि अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। कौन होगा? दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में और जानना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी में से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। जगह का भी हो सकता है पूछ लिया जाए, कुछ कह नहीं सकते, बीपीएससी अभी बहुत मूड में है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापित किया। तो ये 2 आपको नाम भी याद रखना है, लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी याद कर लो। लंदन में इंडिया की सोसाइटी बनाई गई, ठीक है। किसने बनाई? जो ओल्ड मैन होंगे वही बनाएंगे, दादा भाई नौरोजी ने बनाई 1865 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में।
ये दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे चलते हैं, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। अब बहुत अच्छे से आप इसको जानते होंगे, हमने बहुत डिटेल में किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार ज़रूर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थ्योरी क्लास देख लीजिए। उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से विजिट कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले जो वहाँ पे थ्योरी में मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए आपको थ्योरी क्लास देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरी में इस बार का जो आप क्वेश्चन देखेंगे TRP का, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कभी नहीं पूछे गए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी बुक में आपको मिलेगा भी नहीं वो सब, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं, तो वो सब भी आपको जो है थ्योरी में करवाया गया है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, 12 वीडियो है उसमें और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आराम से आप देख सकते हैं, पूरा टॉपिक आपका उसमें कवर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे साथियों जो उन्होंने मेरा वीडियो देखा है, वो आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। सूरत अधिवेशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सब कुछ बता देंगे, है ना, पूरा आपका माइंड में भी आ रहा होगा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी सूरत अधिवेशन में। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार सुन लेने से आपको याद नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको PDF बना के भी दिया है, तो PDF को बार बार पढ़ा कीजिए, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये सब बातें हमने की हैं कई बार, अब आपको ये याद आ रहा होगा। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो जाते हैं। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और दोनों पक्ष में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907 में। ठीक है, चलिए आगे बताना है। यहाँ पे भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया। तो अभी अभी हमने इसमें बात की है, कौन हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907। तो डेट भी याद रखना है, जगह भी याद रखना है, कुछ भी पूछा सकता है, हो सकता है इसका अध्यक्ष पूछ ले जाए। तो कौन है, रास बिहारी घोष, ये भी याद रखेंगे। चलिए 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, देखिए पूछ ही लिया, अभी अभी मैंने आपको बताया तो आपको याद रहेगा, RB घोष, है ना, डी ऑप्शन आपका। देखिए RB घोष है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रास बिहारी घोष, पूरा नाम ही याद रख लो ना, R से रास, B से बिहारी और घोष, तो ये ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, नाम याद रखिए तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा पूछ लेगा, आप जवाब दे पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे, जो 4 अभी भी हमने अब यहाँ पे बात की पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पनाओं को स्वीकार करने और अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो ये बताना है कि कौन सा वो 4 संकल्प में नहीं था, ऑप्शन बताना है यहाँ पे, तो कौन सा था। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन देखिए हो जाएगा बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये तो भाई अपने बस की नहीं थी ना, बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये तो जो है स्वदेशी आंदोलन पे बात हुआ था। तो देखिए कौन कौन था, बहिष्कार भी था, बाइकआउट किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया, स्वदेशी पर बल दिया गया था। बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये उद्देश्य नहीं था, इस पर बात नहीं की गई थी। और ये कब हुआ था, अच्छा ये बता दो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कि बंगाल के विभाजन को रद्द कब हुआ। ये मैं हज़ारों बार बता चुकी हूँ आपको, इसका आंसर आपको आता होगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार बताया है। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएंगे तो और अच्छे से आपको याद रहेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका विभाजन कब हुआ, विभाजन कब हुआ नहीं, विभाजन रद्द कब हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर शुरू हुई, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर शुरू हुई। तो ये तीनों ही आ जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको पढ़ना है क्या, ये तो सारी बातें आप इसमें जान ही रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वही सब बात है।
चलिए मैं पढ़ देती हूँ, कोई दिक्कत ना हो आपको। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण क्या था? नरमपंथी का अपना रणनीति था, उद्देश्य था आम जनता को अपने साथ रखने में असफल होना। तो क्या था कि जो उदारवादी जो थे नेता, वो आम जनता से मिले हुए नहीं थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनकी प्रॉब्लम को वो जो है सरकार तक बता नहीं पा रहे थे। जो नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया, तो नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद बना हुआ रहता था। उसके दृष्टिकोण अलग थे, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या बातें बोल रहा है सरकार, यानी कि जो अंग्रेज थे वो इसी डर से करते थे क्योंकि ये विद्रोह ना कर दे। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मतलब यहाँ पे गरमपंथी जो है इसी के भय से है नरमपंथी पे बात किया करते थे अंग्रेज, कि चलो भाई उससे तो बेटर यही है, ये हमारे साथ विद्रोह नहीं करेगा, ये तो शांति से बात करेगा। लेकिन गरमपंथी जो थे, उग्रवादी जो गरमपंथी नेता थे, वो क्या करते थे, बात करने के मूड में नहीं थे, उनको चाहिए रिजल्ट। तो इसीलिए इससे डर के ही वो नरमपंथी से बात किया करते थे। और गरमपंथी को यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे का ही एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो चलिए यही सब चीज़ें इसमें रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, कथन पढ़ेंगे, कौन सा कथन सही है। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की, बिल्कुल की, तो ये तो सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया, ठीक है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट चरमपंथी नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की। तो यहीं पे इन्होंने गलती कर दिया, एसपी सिन्हा ने नहीं की, किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने। आप सबको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए एक एक चीज़, क्योंकि मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया है, किसमें किन्होंने अध्यक्षता की है, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हैं आपको। तो वो सारी आपको पढ़ना नहीं पढ़ा है आपने तो बहुत दिक्कत होगी फिर। तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन 3 गलत था और 1, 2 आपका सही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है, कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। ये 1916 के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो सारी आपको जो कांग्रेस की पूरी अधिवेशन हमने आपको कराई है, बहुत डिटेल में कराई है, एक एक अधिवेशन पे बात किया है, तो वो सब देखना आपको बहुत ज़रूरी है। उसको देखेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, पूरी कहानी की तरह है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, तो ज़रूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी? 1907 में। अब ये सारे क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, एकदम लगता होगा कि हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना। यही क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। कब गलत हो जाते हैं? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको आता तो है लेकिन आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में। याद रहेगा? अब कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है आपको। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिलक ने। तिलक ने किया था, बाकी 3 तो कहीं कहीं से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बताना है क्या होगा यहाँ पे मुख्य कारण। तो लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कसना, ये नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया था? गरमपंथी को विश्वास ही नहीं होता था, अरे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग इतने शांति से बात करते हैं, अंग्रेज को बोलेंगे कि अंग्रेज बाबू आप मेरा देश मुझे वापस कर दीजिए, तो क्या वो वापस करेंगे? नहीं, हमें तो लड़ना पड़ेगा ना इसके लिए, तो आंदोलन करना पड़ेगा। ये गरमपंथियों का सोच था कि सीधा बात करके, शांति से बात करके, जी हजूरी करके आप चीज़ों को नहीं मना सकते हैं, मनवा नहीं सकते हैं, और हमें कभी भी अगले 100 वर्षों तक भी हमें सफलता नहीं मिलने वाली। इसीलिए हमें आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा इस चीज़ के लिए। ये था गरमपंथी की सोच। तो विश्वास में अभाव हो गया था, उन्हें नहीं लग रहा था कि ये अपनी इस नीति से जो है सफलता पा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ना है। अब हम मुस्लिम लीग का गठन देखेंगे। तो मुस्लिम लीग का गठन से क्वेश्चन आपका छोटा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, तो जितना भी होगा इसमें हम पूरा मुस्लिम लीग को अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जो है इसका क्या है,
यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये था आपका थ्योरी जो मैंने आपको करवा दिया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो पूरा थ्योरी आप जानते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो चलिए कहानी देख लेते हैं, कहानी देखना ज़रूरी है। कहानी देख लेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से उड़ा दोगे, है ना, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, देखो कंफ्यूज मत होना सलीमुल्लाह खां को क्यों लगाया, आगा खां के नेतृत्व में जब बातें चल रही थी तो यहाँ पे भी अभी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तो तसल्ली रखिएगा। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न, जगह का नाम भी याद रखना है आपको, संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसके दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति अध्यक्ष तथा राजनीति बैठकों के संयोजन ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। अब समझ में आया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। अब देखो इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अलग हो जाएगा, वकार उल मुल्क। 56 सदस्य की अस्थायी समिति का चयन किया गया। ये जो भी डेट आपको मैं बता रही हूँ ना, ये सभी आपको इम्पॉर्टेंटली नोट करने हैं। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से इस संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तो मोहसिन उल मुल्क भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है अगर आपसे सचिव की बात पूछी जाए। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इसीलिए आगा खां इंपॉर्टेंट है। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए और विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम देखिए आपको समझना है अब कि क्या हम रखेंगे। सबसे पहले सलीमुल्लाह खां दिख जाए तो इसी को आप लगाएंगे, ये ना हो तो आगा खां, इसके बाद मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से आपको इसको चुनना है। चलिए आगे बढ़ना है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ पे कौन होगा बताइए। सेकंड का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जहाँ आपको सलीमुल्लाह दिख गए, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नवाब सलीमुल्लाह। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताना है 1906 में, ये समय भी याद रखेंगे, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एक बार आप जान गए, एक्सप्लेनेशन को सुन लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्थापना किस वर्ष हुई, बताएंगे किस वर्ष हुई। 1906 में हुई ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बताएंगे कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे, आगा खां। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है 1906 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या फिर लखनऊ में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कराची में। वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, कराची में हुआ। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ और 1908 में अमृतसर में हुआ था। हर वर्ष इसका अधिवेशन होता था। तो वार्षिक अधिवेशन आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो ये स्थापना ही हुआ 1906 में, ढाका में हुआ था, लेकिन इसके बाद जो वार्षिक अधिवेशन होता ना, एक साल बीत गया तो वार्षिक अधिवेशन हुआ। कब हुआ, 1907 में। कहाँ हुआ, कराची में। तो पहला अगर पूछ लिया जाए वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कराची हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। समझ गए अब आप। चलिए यहाँ पे बताएंगे आपको कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था कब, ये बताना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कौन सा होगा सही। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। देखिए आयोग ने डी को माना है, आयोग ने किसे माना, डी को माना, लेकिन बाद में इसको कैंसिल करना पड़ा था। ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ क्या यहाँ पे सही होना चाहिए। अभी अभी हमने देखा कि 6 में ढाका में जो है इसका स्थापना हुआ, तो साथ ही इसका पहला हो गया वार्षिक। क्या होना चाहिए था, 1907 होना चाहिए था।
तो 1907 तो ऑप्शन में था ही नहीं, 1925 को सही मान के रखा है इन्होंने। बाद में जो है वो क्वेश्चन को गलत किया गया। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग से ही क्वेश्चन था, ठीक है। और बिहार ऐसी गलतियां करता है, क्वेश्चंस भी गलत दे देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, ठीक है। इसका कारण बताना है। कथन तो सही था, अब कारण क्या है इसका, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये तो गलत है भाई, ये पूरा ही गलत कर दिया यहाँ पे। तो एक सही है और आर गलत है। ए सही आर गलत कहाँ है, ए सही, ए और आर दोनों सही नहीं, एक सही आर गलत। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है, पढ़ लीजिए पहले। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। अब यहाँ पे कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो कौन सा गलत है, तो देखिए 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध तो कभी किया ही नहीं इन्होंने। शुरू से ये निर्वाचन समूह के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 1906 में मिंटो से शिमला में हुए मुसलमान में शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने की बात कही। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। शुरू से लेके एक ही गाना तो गा रहे थे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में हुआ। और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, अभी लॉर्ड मिंटो हम पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे मार्ले मिंटो सुधार क्या था, ठीक है। केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। तो यहीं से तो सारा कुछ गड़बड़ाया था, आप सब जान रहे होंगे। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया उसमें जो अलग निर्वाचन की बात की गई और उसको अलाउ किया उन्होंने, तो यहीं से तो जो है बंटवारा, विभाजन, पाकिस्तान, ये सब की बात शुरू हुई ना। तो यहीं से इन्होंने जो है नाश दिया था पूरा भारत को। और यहीं से जो है आपका जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दिया गया कि जो है हमें अब अलग रहना है, अलग हमें देश रखना है अपना। तो ये सारी बात हो रही थी। तो चलेंगे, अभी जो थ्योरी आपने देखा होगा तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को, और अगर नहीं देखा है तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन उम्मीद कर रही हूँ कि तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी बात आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। लेकिन आप देख लेना ज़रूर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बताइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। 1908 में पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था और कई स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित की गई। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है यहाँ पे इस टॉपिक का। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, ये किसने कहा था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे W हंटर ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार,
इसके बारे में आपको थ्योरी में करवा चुकी हूँ, तो थ्योरी नहीं करवाऊँगी, ठीक है। क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूरा जो है थ्योरी है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है इसके बारे में, तो क्वेश्चंस के ज़रिए भी आप समझेंगे, लेकिन इसका थ्योरी ज़रूर कर लीजिएगा आगे जाके, ठीक है, ताकि सारी कहानी आपको समझ में आती रहे। वैसे आपको पहले थ्योरी ही करना चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो एक अच्छा बैलेंस रहता है, याद रहता है चीज़। चलिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है आपका, कब पारित हुआ? 1909 में, बिल्कुल। अभी भी मैंने आपको बताया 1909 में हुआ था। देखिए, इसके बारे में जानते हुए चलेंगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था। ये दोनों बातें आपको याद करनी है। पहले तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है, कर्जन को छोड़ के लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है और जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया जाता है। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जॉन मार्ले मिंटो इनका नाम है, ठीक है, जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो। तो ये दोनों जो सचिव और वायसराय, ये दोनों मिलके जो भी खिचड़ी पका रहे थे, वही है यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार। समझ गए होंगे अब आप। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। अब ये आपको ध्यान रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार ही नाम नहीं है सिर्फ इसका, एक और नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, और ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। बता रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय स्वायत्ता? क्या होगा इसमें? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष क्या था? दोष ही इसको कहेंगे, सुधार नहीं था ये तो दोष था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। ऐसा नहीं भारतीय के रूप में मुस्लिम भी आए, हिंदू भी आए, सब मिलके जो है यहाँ पे निर्वाचन मंडल में भाग ले, ऐसा नहीं किया इन्होंने यहीं से बांटना शुरू कर दिया हिंदू और मुस्लिम को। तो ये सबसे बड़ा दोष था, ये कह सकते हैं आप, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे, वह जिससे देश का विभाजन कराया गया, वो क्या था? तो यहाँ पे आप सभी जान रहे हैं, इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। 1906 में बने मुस्लिम लीग की स्थापना? नहीं जी, ये नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपना मुस्लिम लीग की स्थापना बनाई, उससे मतभेद थोड़ी हुआ, उससे विभाजन आगे जाके नहीं हुआ। 1905 का बंगाल विभाजन, ये तो कतई नहीं हुआ। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन, ये भी नहीं हुआ। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेंगे क्योंकि हमें जानना है। तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण जो कराया गया, ये था आगे चल के देश विभाजन का परिणाम। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे पुराना पक्ष था मुसलमानों का पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया, यानी विष यानी जहर युक्त कर दिया। अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने एक शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। बिल्कुल सही था। चलिए आगे बताना है यहाँ पे आपको, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यहाँ पे देखिए, हर लोग अलग अलग लोग को जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि भाई पाकिस्तान आज थोड़ी आया है, 1909 से ही इसकी बात शुरू हो गई थी। तो किसको मानते थे वो? लॉर्ड मिंटो, मोहम्मद जिन्ना, माउंटबेटन, बहुत सारे लोग मोहम्मद जिन्ना को मानते थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो की ही दिमाग की उपज थी जहाँ से पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है।
राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया। ध्यात हो यानी कि पता हो आपको कि मिंटो द्वारा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसके परिणाम से विभाजन हो पाया। तो यहाँ पे ये सारे आपको यहीं तक था मार्ले मिंटो सुधार, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ऑलरेडी। अब हम देखेंगे सॉरी अब हम देखेंगे दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कम ही होगा। तो इसको देख लेते हैं। जो छोटा टॉपिक है उसको हम एक बार में ही निपटा ले रहे हैं, क्योंकि अब 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाना तो सही नहीं है ना। ब्रिटिश काल में आज हम 70 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? अब ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में यहाँ से। तो कलकत्ता हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात क्या हुआ था, सारी कहानी आपको पता होगी ऑलरेडी, ज़रूर देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये सब कहानी आपको पता होगी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ये देखिए क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ से पूछा गया, कौन आया था? जॉर्ज पंचम, और साथ में कोई अलग अलग रानी का नाम उन्होंने लिखते गया। तो महारानी मैरी आई थी। भारत आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, दिल्ली दरबार लगा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ था, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि किसके काल में ऐसा हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। कोई भी पूछे ना दिल्ली राजधानी कब बनी, तो याद रखिएगा 1912 में, जब दिल्ली दरबार लगता है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1912 में ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? अब बताओ, नहीं बता पाओगे क्या? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे होंगे, क्योंकि थ्योरी भी समझिए तो हम कर लिए एक बार में। अब इसके रिलेटिव जितना भी आपका क्वेश्चन है वो आपका होते जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 यहाँ पे लिखा है, तो यही सही मान लेते हैं, वैसे 1912 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 11 यहाँ पे दिया है, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण 1912 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन को देखें अगर, तो यही मान्य था ज़्यादा। किस वर्ष से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई? 1901 में, 1905 में, 1911 में या 12 में? तो बिल्कुल 1912 में, सभी जान रहे हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको कितनी बार करवाई जाऊँ? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, कब आई? फिर से आपका 11 दिया है, तो यही सही मान लेते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में उनके राज्य के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किस पर बम फेंका गया था? दिल्ली में उनके राज्य के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो ये थोड़ा सा अलग कहानी यहाँ पे बताएंगे, कौन होंगे? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड मेयो पर, या लॉर्ड हार्डिंग पर। तो जिसके समय पे हुआ था उसी पे फेंका जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में जान लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि उनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता था, परंतु शीघ्र ही उस समय उनका मोह भंग हो गया, जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और चांदनी चौक पर बम फेंक दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कौन कौन से शामिल थे, ये आपको नाम अच्छे से मिल जाएगा। नहीं वाले क्वेश्चन तो और भी दमदार होते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट और भी पता चलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण वोहरा, ये शामिल नहीं थे। बाकी कौन कौन शामिल थे? तो मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी, ये तीनों जो हैं बम कांड में शामिल थे, हार्डिंग बम कांड में। भगवती चरण वोहरा नहीं थे। इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा है, और भी कौन कौन थे ये भी आप देख लीजिए। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप से प्रसिद्ध है और 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, बाल मुकुंद और बलराज भैला,
बसंत कुमार अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था और 4 लोगों को फांसी और 2 को 7 वर्षों के लिए कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कौन इसमें दिल्ली षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो दीनानाथ सरकारी याद रखेंगे, गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे, वहाँ से मुकदमा से वो बच गए थे। सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को, यानी बिहार का आप अभी भी जानते हैं जो स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 1912 ही था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक आपका अच्छा है, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये है इसका थ्योरी, जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको कई बार जो है कर लिया है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे किए थे ये बताना है आपको। तो किस में किए थे? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या लाहौर में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखनऊ में। वैसे आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो ये आप समझ गए होंगे लखनऊ यहाँ पे राइट ऑप्शन क्यों है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ये भी आप जानते होंगे, आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो उस समय कौन था? तो ये भी हमने देखा है, अंबिका चरण मजूमदार था। ठीक है, लखनऊ में इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी अभी हमने देखा, तो AC मजूमदार, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1916 में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन बने? तो 2 इंसान थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगर दोनों होगा तो यहाँ पे आपको BPSC में देखो एक ऑप्शन और होता है 1 से अधिक वाला, तो वही ऑप्शन पे आप जाएंगे अगर दोनों वहाँ पे लिखा होगा तो। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक ये दोनों थे, ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ आपको भी मिलेगा, इसको पढ़ लेते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम तो ये उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस के निष्कासित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है 1916 का जो अधिवेशन था ये क्यों इम्पोर्टेंट है? 2 रीज़न से। पहला क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हो गया था दोनों में, नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में कांग्रेस विभाजन, वो विलय होता है। ठीक है, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश होता है। और दूसरा क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो 2 समझौताएं हुई थे वहाँ पे। और अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक, देखो लिखा है यहाँ पे, महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस विलय में कौन यहाँ पे जो है मुख्य शिल्पी थे, तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे शादी है तो सब कोई बताएंगे। यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया था? BG तिलक ने, गोखले ने, एनी बेसेंट ने या फिर JL नेहरू ने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? BG तिलक ने। ठीक है, क्योंकि कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना भी होना चाहिए और तिलक होना चाहिए। तो अली जिन्ना तो ऑप्शन में है नहीं, तो BG तिलक ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़िए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे देखना ही आपको 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया? मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया था, तो यही हो जाएगा। ये जो स्वीकार कर लिया, यहीं से तो सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें आलोचना भी की थी, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे देख लीजिए, लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार निर्वाचन मंडल मांग की स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार जो है, आरसी मजूमदार, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इन्होंने कांग्रेस लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि ने निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः यह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता का उदय भी मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है 1916 का ये जो अधिवेशन है, यहीं पे जो है प्रथम निर्वाचन मंडल जो है मुस्लिम निर्वाचन मंडल की स्वीकारता, ये सबसे बड़ी भूल थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। बताएंगे, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था? तो 1916, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब अभी क्वेश्चंस और हैं और 1 घंटा लगभग होने वाला है, फिर आप ही लोग वीडियो देखोगे नहीं, तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मते के काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1916 से 1922, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन का कौन सा विषय यहाँ पे असत्य है? तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, पहला ही गलत है, इन्होंने ही की थी, ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही बातें कही गई है, कुछ अलग नहीं है। चलिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस के अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ये दोनों ही नहीं है, सूरत अधिवेशन 1907 में, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बिल्कुल 1916 में। तभी आप कैसे याद रखेंगे ये? तो यहीं पे देखिए, राजकुमार शुक्ल आए थे, जो इन्होंने अवगत कराया था, किसानों के प्रॉब्लम से अवगत कराया था। 1917 में आपको पता है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बहुत फेमस है, ये नाम आपको पता होगा। तो 1917 में हुआ था, तो उसके 1 वर्ष पहले जो है यहाँ पे राजकुमार शुक्ल आए थे और इन्होंने निमंत्रण दिया था गांधी जी को, जो भी बातें हमने जानी है इतने दिनों में। सारी कहानी आप तभी जान पाओगे जब आप थ्योरी करोगे। मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, जो भी देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा क्या बातें मैं कह रही हूँ। होम रूल लीग आंदोलन हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा पूछा जाता है और ये आपका थ्योरी है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? यहीं से स्टार्ट करेंगे। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर तिलक ने। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ने सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डेट में अंतर है, देखिए तिलक को भी बहुत कोई लोग मान रहे होंगे, तो यहाँ पे डेट का अंतर है। सबसे पहले जो है किसने? अप्रैल 1916 में। यहाँ पे देखिए होम रूल लीग सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने आरंभ किया था, और यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम तिलक ने की थी, लेकिन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले एनी बेसेंट ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आंदोलन की गई, इसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है बीपीएससी में। तो तिलक और एनी बेसेंट, बस देखो जहाँ वहीं लग जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1916 में तिलक ने एवं सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, और बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एनी बेसेंट ने कैसे प्रचार किया था, किससे प्रचार किया था, किस पत्रिका से प्रचार किया था? तो इनकी 2 पत्रिका थी, ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों आपको नोट करना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और तिलक का कौन सा था? मराठा और केसरी, ये भी आपको पता होना चाहिए, मराठा और केसरी।
मराठा आपका इंग्लिश में था और केसरी आपका मराठा में था। भाषा भी आपको पूछा जाता है ये, तो ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन से, खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गृह शासन यानी कि होम रूलिंग आंदोलन से। तो देखिए यहाँ पे देखिए भाषा का खेल हो गया ना। आपको आंसर आ रहा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिए गृह शासन आंदोलन मतलब होम रूलिंग आंदोलन। चलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वही बातें कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? तो प्रथम, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बताना है कौन सा जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। अब आप पहले तो ये समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध आंदोलन हुआ था लगभग 1915 के समय में, और उस समय कौन सा था आपका? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? होम रूलिंग आंदोलन। उस समय यही चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग की स्थापना में नहीं था? कौन थे जिनका स्थापना में कोई रोल नहीं था? तो यहाँ पे T.S. एलकॉट जो है ये सही हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक तो आप जान ही रहे हैं, एनी बेसेंट को भी जान रहे हैं। M. सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने भी जो किया था यहाँ से, तो इनका भी नाम आप समझ लीजिए। S. सुब्रमण्यम अय्यर जो है एनी बेसेंट की होम रूलिंग की स्थापना से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो देखिए यहाँ पे ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो C.R. दास नहीं थे, सुरेंद्र नाथ, यहाँ पे चितरंजन दास नहीं थे, C.R. दास, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो किस अधिवेशन में किया गया होम रूलिंग समर्थन? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1916 का संयुक्त अधिवेशन। 16 में ही आपका जो है कांग्रेस ये होम रूलिंग आंदोलन हुआ था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदू और मुस्लिम ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या फिर अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित हुआ। तो कौन सा आपका जो है यहाँ पे राइट रीज़न हो सकता है? यहाँ पे डी ऑप्शन आपको भी यहाँ पे आपका सही होना चाहिए। स्वशासन का एक ठोस योजना रखा गया था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होम रूलिंग के संदर्भ में कौन सा जो है यहाँ पे गलत है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तो देखो ये इसलिए यहाँ पे एनी बेसेंट पहले आ गया था, क्योंकि इन्होंने 14-15 में ही इसकी योजना प्रस्तुत कर दी थी। हालांकि स्थापित सबसे पहले तिलक ने किया था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो सही है, गलत बताना है हमें, तो ये नहीं होगा। तिलक की होम रूलिंग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूलिंग आंदोलन अधिक शक्तिशाली था, ये भी सही है। कम जगह तक ही सिमट के रह गया, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये ज़्यादा शक्तिशाली था। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं था, यहाँ पे सारा ही सही था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन एक में मिला दिया गया। तो एक में तो कभी मिलाया ही नहीं गया, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था यहाँ पे बताएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है। फेबियन आंदोलन याद रखेंगे, एनी बेसेंट जो है प्रस्तावक हो जाएंगे। 1847 से 1933 जो है एनी बेसेंट का समय है, और ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। आगे चलिए, एनी बेसेंट पे आपका क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो यहाँ पे आपका ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, गलत। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका तो मैडम ब्लागोत्स्की थी। तो ये तो थी आपके कह सकते हैं, ये तो अमेरिका के फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई है। इसका एक ब्रांच खोला था मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट ने। तो ये संस्थापिका नहीं होंगी, यहाँ पे इन्होंने ब्रांच खोला था।
तो यहाँ पे ये गलत है। तो ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, ये इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षा जो रही, पहला महिला अध्यक्ष अगर बोला जाए तो कौन थी? एनी बेसेंट। तो 1 और 3 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। होम रूलिंग आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। और 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। ये जगह भी याद रखेंगे, मद्रास में, ठीक है। और इन्होंने मद्रास के अडयार में ही इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच खोला था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले तिलक ने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो पूना में किसने किया था? तिलक ने। ये भी जगह आपको याद रखना है। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र पे काम करते रहे। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। थियोसॉफिकल, देखिए अभी भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल अल्कॉट ने की थी। ये 2 नाम याद रखें, कुछ भी आपका क्वेश्चन में पूछा सकता है। ये जितनी भी क्वेश्चंस मैंने वो कराए हैं ना, कितना यहाँ से ही सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी, इसीलिए आपका गलत हो गया ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? किसने स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, बिल्कुल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था, यही बाद में जाके 1920 में स्वराज सभा के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसके बाद इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। होम रूल लीग आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर में 1916 में किया गया। और तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए, लेकिन एनी बेसेंट इतने बड़े जगह पे काम कर रही थी, लेकिन तिलक का सबसे शक्तिशाली था, ये भी आप कह सकते हैं। लीग का उद्देश्य जान लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा असेंबली रख दिया। किसने नाम रखा? महात्मा गांधी ने नाम रखा। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? यहाँ तक अगर आपने कंप्लीट देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे फिर हम कल नए टॉपिक पे। सभी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। मेरे साथ जुड़ने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।